वेक्टर अलजेब्रा। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ चैप्टर 10 के बारे में, ध्यान रखना। अब हमारा जो शुरू हुआ है वो डायमेंशनल टॉपिक है, ठीक है। मतलब चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है। मतलब दोनों में तुम्हें कुछ बातें कॉमन दिखाई देंगी। वेक्टर अलजेब्रा, हम कुछ चीजें नोट करते हैं कि किस चीज को वेक्टर कहते हैं और किस चीज को वेक्टर नहीं कहते हैं, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स के अंदर साइंस वाले ये बात पहले से ही पढ़ लेते हैं, वेक्टर क्या है नॉलेज उन्हें पहले से ही हो जाती है, लेकिन मैथमेटिकल नॉलेज में बहुत फर्क है, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो थोड़ा अलग है। देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है और वेक्टर को इंडिकेट किया जाता है ऊपर एरो से। अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है, मैं थोड़ा वो भी बता देता हूं, ध्यान रखना। वेक्टर हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें हमेशा क्या गिवन होती है, डायरेक्शन। क्या गिवन होती है, डायरेक्शन गिवन होती है। बिना डायरेक्शन के कभी भी कोई चीज वेक्टर नहीं बनती है। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन जरूर होगी। तो ये जो ऊपर एरो दिखाए जाएंगे ना मैथ्स में हर बार इस तरह से, इसका मतलब ये कि डायरेक्शन बताई गई है। खैर ये मुद्दा नहीं है, थ्योरी का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ए वेक्टर, इसको मैं कह सकता हूं वेक्टर ए। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया सी वेक्टर तो इसको मैं कह सकता हूं वेक्टर सी। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। अब देखना ये हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, मतलब 3 वेरिएबल जरूर मिले करेंगे। तो मैं हर बार 3 डायमेंशनल में काम कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल जरूर मिलेंगे x y z, और उसी के साथ हम 3 अलग लेटर यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना वेक्टर अलजेब्रा में और 3 डायमेंशनल में, मतलब चैप्टर 11 में, दोनों में ग्रीक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की गई है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की गई है, ग्रीक। जितने भी लेटर्स हम यूज करेंगे सब ग्रीक के हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं लिखना चाहता हूं ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है 2i प्लस 3j प्लस 4k और इनके ऊपर लगा देना हेड। इसको हम बोलते हैं हेड। अब तुम सोच रहे होगे ये आई जे क्या की चीज है, तो ध्यान रखना इसके मामले में जैसे हमारा एक्स वाई जेड होता है वैसे ही हमारे आई जे के हैं वेरिएबल। जैसे कि मैं अगर एक इक्वेशन लिख दूं 3x + 4y + 3z इस तरह से, तो एक ही बात है, बस हम यूज कर रहे हैं ग्रीक रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, ग्रीक। इसलिए मैं यूज कर रहा हूं आई जे के और इसके ऊपर हेड लगानी है। तो देखो, अभी तो मैंने लिखकर बताया हेड लगाकर, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं हेड नहीं लगाया करूंगा, तुम लोग लगा देना। हेड लगाने में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हेड लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें एक वेक्टर और दूं बी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बी, तो देखो ये भी हो सकता है -5i + 3j। और जरूरी नहीं है कि k की टर्म हो या j की टर्म हो या i की टर्म हो सकता है सिर्फ ये हो। ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अलग अलग तरीके से वेक्टर बता दिए, इनको हम नॉर्मली कहते हैं वेक्टर, ठीक है। जिसमें से ये जो चीज होती है आगे जो इनकी कांस्टेंट लगे हुए हैं ना, ये कहलाए जाते हैं स्केलर। ये क्या कहलाते हैं, स्केलर। 2 3 4, तो मुझे बताओ इसके अंदर स्केलर क्या बनेगा, -5 3 और 0। ध्यान रखना k का नहीं है तो लेना पड़ेगा k का भी, -5 3 0। और मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन सा नहीं है, एक तो i का नहीं है और j का नहीं है, लेकिन लेंगे 0 0 और -3, 0 0 और -3। तो ये है वेक्टर के लिए। अब स्टार्ट करते हैं, काफी बेसिक दे दिया मैंने, अब हम शुरू कर सकते हैं। एक काम करो 10.1 को रहने दो, थ्योरेटिकल अप्रोच है उसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसमें ड्रॉ करने वाले थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला, वो सब रहने दो, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ते। हम स्टार्ट करेंगे 10.2 से। एक्सरसाइज डाल दो 10.2। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कंप्यूट करना है मैग्नीट्यूड। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो देखो तुम्हारे सामने इतने सारे वेक्टर दे रखे हैं, पहले मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर में बता रखा है i प्लस जे प्लस के, ये बताया गया है i प्लस जे प्लस के, और इन तीनों का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मेरे ध्यान नहीं रहा तो मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताने की, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताने में कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मैं हाथ के हाथ बता देता हूँ, नोट कर लेना। देखो अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर लिखा हुआ है ए वेक्टर, और वेक्टर ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो मैग्नीट्यूड को ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट किया जाता है मॉडुलस से। मैग्नीट्यूड को किससे दिखाया जाता है, मॉडुलस से। और फॉर्मूला बड़ा आसान होता है इसका। मुझे बताओ आई के साथ क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर, के के साथ क्या लिखा हुआ है, सी का स्क्वायर, पूरे का मॉडुलस। तो कुल मिलाकर जो आई जे के साथ होते हैं उनका स्क्वायर करना है और रूट कर देना है। उनका क्या करना है, स्क्वायर, और उनका क्या कर देना है, रूट। अब देखो इधर निकालना बड़ा आसान है, मैं मॉडुलस निकाल के तुम्हें दिखाता हूं। मतलब मैग्नीट्यूड, मुझे बताओ आई के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, जे के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, कंप्लीट रूट। तो 1 1 1 कितने हो गए, 3। तो कुल मिलाकर पहला मैग्नीट्यूड आ गया है √3। एक वेक्टर और देखते हैं, अगला वेक्टर तुम्हें मिलेगा बी वेक्टर, और बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i minus 7j, 2i minus 7j प्लस नहीं है, माइनस है 3k। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बहुत आसान है। पहले आपको किससे दिखाते हैं, मॉडुलस से, ठीक है। तो मुझे बताओ i के साथ लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4, जे के साथ लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर 49, 3 लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर 9। हाँ, इन तीनों को ऐड कर लो, तो देखो तीनों को ऐड करने पर ये आ जाएगा तुम्हारा 62, तो √62 ये आ गया तीसरे का मैग्नीट्यूड। चौथा देखते हैं अब, सॉरी ये सेकंड पार्ट था, तीसरा देखते हैं, जिसका बताया गया है सी मॉडुलस, सी वेक्टर। ये है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। हाँ, इसका करना है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, बाकी दोनों प्लस है। तो देखो इसमें वही काम करेंगे, इंडिकेट करते हैं मॉडुलस से। तो मुझे बताओ 1/√3 का स्क्वायर मैं रफ में करके दिखा दूं। 1/√3 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, है ना, 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया। नीचे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। भाई √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 तो बचेगा, स्क्वायर से रूट कर दिया 3। तो मुझे बताओ इधर का भी स्क्वायर 1/3, इसका भी स्क्वायर 1/3, इसका भी स्क्वायर 1/3, और पूरे में क्या आ जाएगा, रूट। तो 3 3 3 एलसीएम भी क्या आएगा, 3, और ऊपर ये तीनों 1 जोड़ जाएंगे ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो मैं मालूम है 1 1 1, कितने 1 हो गए, 3। तो 3/3, और 3/3 को कट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 1, और 1 का रूट खोलोगे भी, अगर 1 का रूट खोल भी देते हो तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे। सेकंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा है दो वेक्टर बताइए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ध्यान रखना जब भी एक नंबर में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे ना कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो ध्यान रखो कैसे बनाएंगे। पहला वेक्टर तो कुछ भी सोच लो, पहला वेक्टर सोचने में कोई बड़ी बात नहीं है। पहला वेक्टर तो तुम कुछ भी सोच लो। देखो मैंने ले लिया अपनी तरफ से, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बनाते हैं। ये बन गया। अब उन्होंने कहा था दो बताने जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो देखो जब भी मैग्नीट्यूड सेम करवाएगा ना और दो वेक्टर पूछे तो एक काम करे करो, स्केलर को इधर उधर कर दिया करो, दूसरा वेक्टर बना दो। देखो 2 3 4 है, कहीं पे भी कर दो। 3 इस बार इधर ले लो, 2 इस बार इधर दे दो, 4 को इधर ही रहने दो। और जरूरी नहीं है 4 को भी इधर उधर कर सकते थे, किसी भी मतलब किसी भी एक स्केलर को इधर उधर एक्सचेंज कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूं कैसे सेम आएगा। मुझे बताओ अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये तो निकलेगा ना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये भी मैंने सिखाया था मैग्नीट्यूड निकालना, अब ये तो सिखाया मैग्नीट्यूड निकालना फर्स्ट क्वेश्चन में। जो भी इनके साथ स्केलर होते हैं उनका स्क्वायर। अब नीचे वाले का भी देख लो, तुम्हें निकालना नहीं है, बस मैं तुम्हें शो करके दिखा रहा हूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे सेम है। अब मुझे बताओ फिर से वही टर्म आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो मुझे बताओ ये वैसे इक्वल है 9 4 16, 9 4 16, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ही। वो ज्यादा से ज्यादा 2 वेक्टर पूछता है या 3 पूछता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले तो उसने कहा था कि मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम। तो फिर से मैं तुम्हें एक लॉजिक बताऊंगा। पहला वेक्टर तो तुम कुछ भी सोच लो, कोई सा भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वही बना दो। तो देखो मैं एक वेक्टर सोच रहा हूं अपनी तरफ से, मैंने बना लिया 2i + 3j + 4k, मैंने वही वाला ले लिया, मुझे क्या दिक्कत है। पहला वेक्टर तो तुम कुछ भी सोच लिया करो। अब वो अगर बोलेगा ना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए उन वेक्टर्स की। तो ध्यान रखना अगर हमें डायरेक्शन सेम रखनी है तो तुम स्केलर इधर उधर मत कर देना, स्केलर तुम्हें इधर उधर बिल्कुल नहीं करने। तुम्हें क्या कर देना है, इस वेक्टर को किसी भी एक क्रम से मल्टीप्लाई दे देना है। इस वेक्टर को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई दे दो। मान लो 10 से दे रहा हूं, मान लो मैंने 10 से मल्टीप्लाई दे दी, 20 30 40, ठीक है। और जरूरी नहीं है 10 से, -5 से 2, 100 से 2, 2 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 12 से 2, 51 से 2, जिस मर्जी से 2, डायरेक्शन सेम ही रहेगी। अभी तुम्हें पता नहीं है क्योंकि वेक्टर की थ्योरी का तो मैटर है नहीं इस समय। बस ये ध्यान रखना किसी से भी जब मल्टीप्लाई दे देते हैं ना तो डायरेक्शन बदलती नहीं है, सेम रहती है। तो समझ गए होंगे। अच्छा एक वेक्टर लिख सकते हो फिर इसका डायरेक्शन सेम का। देखो एक और बनाया जा सकता है, उसने तो हमसे एक दो ही पूछे थे, मैं 200 बना सकता हूँ, 200 2000 बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं एक और बना लेते हैं जो खाली है थोड़ा सा, 3 से मल्टीप्लाई दे देता हूँ इस बार, 6 9 12, ये हो गया तुम्हारा। और जरूरी नहीं इसको मल्टीप्लाई दे रहे हो, इसको मल्टीप्लाई दो तब भी सेम आएगी डायरेक्शन, इसको मल्टीप्लाई दो तब भी सेम आएगी डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों भी किससे बनाए गए हैं, उसी से बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
x और y की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द वेक्टर्स, देखो दो वेक्टर हमें दे रखे हैं 2i प्लस 3j और ये वेक्टर दे रखा है xi प्लस yj। ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमें बतानी है और ये दो वेक्टर हमें क्या बता रखे हैं, इक्वल। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा लेंगे, इक्वल का। मुझे बताओ जब ये दो वेक्टर इक्वल बता ही रखे हैं तो ध्यान रखना, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके स्केलर्स भी इक्वल होते हैं। उनके क्या इक्वल होते हैं, स्केलर्स। मुझे बताओ इस वाले वेक्टर में i का स्केलर क्या है, i का स्केलर है 2, यहाँ पर i का स्केलर क्या है, यहाँ पर i का स्केलर है x। इसका स्केलर उसका स्केलर बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 2। इस वेक्टर का स्केलर और उस वेक्टर का स्केलर बराबर होना चाहिए, x की वैल्यू आ गई 2। अब j का देखते हैं, यहाँ पर j का स्केलर है y और यहाँ पर j का स्केलर है 3, ये बराबर होना चाहिए। कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स का आएगा। वैसे भी डायरेक्ट x और y की वैल्यू लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, एक काम करे करो, जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वो हमें देगा। पहले लिख लेते हैं, पहले उसे लिख लो। इनिशियल पॉइंट बता रखा है 2 और 1 और टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट हमें दिया गया है -5 और 7। एक काम करना, जब भी वो हमें 2 पॉइंट देता है, ठीक है, जब भी वो हमें 2 पॉइंट देता है तो उनसे मिलाकर एक वेक्टर बनाना पड़ेगा तुम्हें। पहले एक काम करो, इसका सेपरेट वेक्टर बना दो। इनिशियल को नेम दिया करो OA, जो इनिशियल होता है उसे नेम दिया करो OA, और जो फाइनल पॉइंट होता है उसे नेम दिया करो OB। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी वो तुम्हें 2 पॉइंट देगा, इनिशियल और टर्मिनल, इनिशियल को नेम देना OA और फाइनल को नेम दे देना OB। अब तुम्हें वेक्टर बनाना आता है, मुझे बताओ ये स्केलर है, वेक्टर बना लेते हैं। 2 का हो गया 2i, भाई पहला स्केलर i के साथ ही तो लगता है, 1 के साथ क्या लग जाएगा j, तो देखो 1j लिखूंगा, 1 लिखने की जरूरत थोड़ी ना, 1 हटा ही दो, क्या फायदा इसका। अब OB बनाते हैं, -5 लिखा हुआ है, वेक्टर बना लेते हैं 5i और 7 लिखा हुआ है, वेक्टर बन जाएगा 7j, है ना भाई। हमने दोनों वेक्टर बना लिए। अब क्वेश्चन ने कहा था, देखो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद, उस वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं जो इनसे मिलकर बना है, इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट देता है तो उनसे मिलाकर जो वेक्टर बनेगा ना, ये माना था OA, ये माना था OB, तो वेक्टर बनेगा AB। मान लो 2 पॉइंट हमने माने OC OD, तो ध्यान ना वेक्टर बनेगा CD। जो इनिशियल होता है वो पहले लिखना। अब देखो मुद्दा ये कि AB कैसे निकलेगा, AB को निकालना बड़ा आसान है। देखो B वेक्टर पहले डालना है तुम्हें और A वेक्टर बाद में डालना है, दोनों को क्या कर देना है, माइनस। दोनों वेक्टर को आपस में क्या कर देना है, तुम्हें माइनस कर देना है, ठीक है, तो माइनस कर दो। देखो OB हमारे पास ये ना 5i प्लस 7j माइनस OA ये रहा 2i प्लस j, माइनस खोल देते हैं पहले, क्यों ना मैं इनकी खोल दूं। जैसे ही मैंने माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करी, हो गया माइनस और वो भी हो गया माइनस, इसका भी ब्रैकेट खोल दो ताकि यहीं पे कट जाए।
तो देखो माइनस का 5i माइनस के 2i, तो माइनस 7i बन जाएगा, प्लस के 7j माइनस के j, तो कितने j आ जाएंगे 6j। ये बन गया वेक्टर जो मैंने किसकी हेल्प से बनाया, इनिशियल और फाइनल की हेल्प से। इनिशियल और फाइनल की हेल्प से मैंने ये वेक्टर बना लिया। अब क्वेश्चन में पूछा था इस वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों बताने, तो देखो वेक्टर कंपोनेंट तो ये खुद ही है पूरा, वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर ही होता है, वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर ही होता है, लेकिन स्केलर तुम्हें बताना है। मुझे बताओ स्केलर यही है ना, ये है स्केलर -7 और इसका स्केलर 6, ब्रैकेट में रख देना, तब हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट दोनों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, सम निकालना है। सम का मतलब है तीनों को जोड़ना है, सिंपल सा मीनिंग है। सम बोला है तो तीनों को जोड़ देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे ही जोड़ने के लिए लिख दूं ना। देखो 3 वेक्टर लिखे हुए हैं, मैं खाने को पहले उतारूंगा फिर जोड़ूंगा, इससे बड़ी मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं। देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, मैं सीधे इनको जोड़ के लिख रहा हूं। तो देखो जोड़ते हुए लिख रहा हूं i 2j प्लस k, i 2j प्लस k प्लस दूसरा है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और तीसरा है i 6j माइनस 7k। तो देखो इन तीनों वेक्टर्स को अब हम जोड़ेंगे। मुझे बताओ i 2i और i, देखो i और i तो हो गए 2i, देखो बोर्ड पे i और i तो हो गए 2i प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया ना आपस में। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, i और i तो हो गए 2i और वो 2i प्लस का इस माइनस से कट जाएगा क्योंकि माइनस का 2i है, तो i तो खत्म हो गया। अब j देखते हैं, माइनस का 2j और माइनस का 6j। मुझे बताओ माइनस का 2j और माइनस का 6j कितने हो जाएंगे, माइनस के 8j ना। देखो बोर्ड पे माइनस का 2j और माइनस का 6j, ये तो हो जाएगा माइनस का 8j, और देखो प्लस का 4j बीच में, तो प्लस का 4j, कुल मिलाकर माइनस का कितना बचेगा 4j। मुझे बताओ माइनस प्लस माइनस होता है 8 में से 4 गए 4, तो माइनस के 4j रह गया बस। अब के वाले टर्म देखते हैं, देखो प्लस का के प्लस का 5k, कितने के हो गए 6k, देखो k और 5k हो गया 6k, और 6k में से 7k गए, माइनस के k बचेंगे, तो माइनस का k। ये आ गया दोनों का सम, तीनों का, तीनों वेक्टर को जोड़कर ये निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर का पहले फॉर्मूला नोट कर लो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो नोट कर लो। ध्यान रखना जब भी वो हमसे बोलता है ना यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वो हमें डायरेक्शन जरूर बताएगा कि किसकी डायरेक्शन में निकालना है। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ध्यान रखना जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं उसी से ही होगा सारा काम। जिसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना उसी से सारा काम होगा। बताओ ए की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, ए वेक्टर ऊपर और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे। जिसके डायरेक्शन में निकाल रहे हैं वो वेक्टर ऊपर और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे। एक और देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं यूनिट वेक्टर निकालो सी के डायरेक्शन में, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर निकालो सी के डायरेक्शन में, तो देखो सी की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, सी का वेक्टर ऊपर और सी का मैग्नीट्यूड नीचे, ये हो गया।
ठीक है, एक और देखते हैं a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालो a प्लस बी की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में इस बार? a प्लस बी की। तो ध्यान रखना जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर, वो वेक्टर आ गया ऊपर, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। समझ रहे हो ना? ये हो गया मैग्नीट्यूड आ गया नीचे। इतना समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं। तो देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसके डायरेक्शन में हमें निकालना है, यही हमें चीज चाहिए थी, ये हमें चाहिए। देखते हैं i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो देखो यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं इसकी डायरेक्शन में, तो इसका वेक्टर ऊपर और इसी का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड नीचे। एक काम करो, मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैं आता ही है, मुझे बताओ मैं ऊपर वेक्टर डाल रहा हूं। ऊपर तो मैंने वेक्टर डाल दिया, ऊपर वेक्टर डाल दिया ये i प्लस जे प्लस 2k। अब नीचे देखते हैं a का मॉडुलस नीचे डाल रहे हैं। a का मॉडुलस अगर मैं नीचे डालूंगा तो मुझे बताओ मॉडुलस निकालना आता है तुम्हें, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना आता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट इसके साथ जो स्केलर है 1 का स्क्वायर, इसके साथ जो स्केलर है 1 का स्क्वायर, इसके साथ जो स्केलर है 2 का स्क्वायर। अब देखो i प्लस जे प्लस 2k नीचे क्या बनेगा रूट 6 ना, नीचे क्या बनने वाला है रूट 6। और एक काम और देखना, मैं रूट 6 को अलग अलग कर रहा हूं एलसीएम से। i अपॉन में रूट 6, j अपॉन में रूट 6, 2 अपॉन में रूट 6, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, वो भी किसकी डायरेक्शन में? PQ वेक्टर की डायरेक्शन में। मैंने बताया था जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। जिसके डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। एक काम करते हैं, पहले वो वेक्टर होना भी तो चाहिए मेरे पास। देखते हैं क्या वो वेक्टर है मेरे पास। वेक्टर नहीं है लेकिन पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो where P and Q are the points, पॉइंट हमें बता रखे हैं P और Q। ठीक है, तो पॉइंट्स दे रखे हैं, P है 1 2 3 और Q दे रखा है हमें 4 5 6। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। मैंने पहले बताया था पॉइंट से वेक्टर बनाना बहुत आसान है। P से मैं बना रहा हूं OP वेक्टर और Q से बना रहा हूं OQ वेक्टर और बनाना बहुत आसान है। ये लिखा हुआ है 1 2 3, इनके साथ क्या अटैच कर देंगे I J के। 1 के साथ I, 2 के साथ J, 3 के साथ K, नीचे वाला भी बना सकते हैं। 4 के साथ I, 5 के साथ J और 6 के साथ K। दोनों वेक्टर तैयार हो गए हमारे पास। आप लोगों को मालूम है अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे PQ चाहिए और PQ का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में। ध्यान रखो Q वाला पहले आएगा और P वाला बाद में आएगा, ये होता है इसका फॉर्मूला। बोर्ड पे देखो PQ का फॉर्मूला बनता है Q माइनस P। बताओ CD का फॉर्मूला क्या बनेगा? OD माइनस OC। बताओ KD का फॉर्मूला क्या बनेगा? OD माइनस OK। ठीक है, मतलब जो बाद वाला है वो पहले और जो पहले है वो बाद में माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये काफी आसान है। अब माइनस करना है बस। अच्छा मैं सीधा माइनस कर दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो इधर
OQ में से OP माइनस करना है। चलो मैं लिख ही देता हूं, 4i 5j प्लस 6k में से माइनस करना है ये i प्लस 2j प्लस 3k। अब माइनस कर देते हैं। अब मैं माइनस हाथ का 3 पे खोल रहा हूं, ये अंदर के तीनों साइन क्या बन जाएंगे, माइनस। तो ये माइनस, इधर में ब्रैकेट खोल दो। 4i में से i गया 3i, 5j में से 2j गया 3j, 6k में से 3k गया 3k। तो वेक्टर तो हमारा निकल आया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर भी निकल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए तो मैं मालूम है इसमें डालना पड़ेगा वो। मुझे बताओ, मैंने PQ बना लिया है, PQ ये रहा, ऊपर डाल दो 3i 3j 3k, नीचे मॉडुलस बना दो, मतलब मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तो मैं बनाना आता है, स्केलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर फिर से 9। तो तीनों को मैं जोड़ूंगा, बताओ कितना मिलेगा, 9 9 9, कितने हो जाएंगे 27। क्यों ना मैं 27 तीनों का अलग अलग कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज और देखो, एक काम तो कर सकते हो, 27 का फैक्टर भी तो बनाया जा सकता है ना, 27 का फैक्टर निकल सकता है। बोर्ड पे देखो, 27 का फैक्टर अगर बनाएंगे तो ये बनेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो जाता है इसका फैक्टर। तो मुझे बताओ, रूट के अंदर से 3 का एक पेयर बाहर भी तो जा रहा है, मतलब रूट 27 को अगर मैं सॉल्व करना पसंद करूं तो देखो 27 का रूट ये निकलेगा ना, 3 का पेयर बाहर चला गया, अंदर फिर आ जाएगा सिर्फ एक 3। 27 का रूट जो सॉल्व करा तो 3 का एक पेयर बाहर गया, रूट 3 अंदर आ गया। तो क्यों ना मैं इन सबकी जगह वो चीज लिख दूं, अभी पता चल जाएगा वो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप देखो कुछ कट सा जाएगा, 3 से 3 गया, ये भी गया, ये भी गया। तो कुल मिलाकर i अपॉन में रूट 3, j अपॉन में रूट 3, k अपॉन में रूट 3, ये आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द गिवन वेक्टर्स a b, दो वेक्टर हमें दिए गए। तो देखो दोनों वेक्टर को मैं प्लॉट कर देता हूं। a वेक्टर मुझे बताया गया है 2i माइनस j प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k, ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं। और दूसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी बताया गया है माइनस ए प्लस जे माइनस के, माइनस ए प्लस जे माइनस के। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस बी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है और जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं यूनिट वेक्टर निकालो c की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर निकालो c की डायरेक्शन में, तो c वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ये होता है उसका फॉर्मूला। अब तुम्हें मालूम है हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और किसकी डायरेक्शन में निकालना है, a प्लस बी की। तो मुझे बताओ, अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए वो भी a प्लस बी की डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे ना, ये वेक्टर ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड नीचे, ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो बताओ वेक्टर होना भी तो चाहिए हमारे पास, तो एक काम करते हैं पहले वेक्टर बना लेते हैं, और a प्लस बी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों वेक्टर को क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो दोनों वेक्टर को जोड़ देते हैं। देखो 2i और माइनस i दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, चलो मैं पहले लिख देता हूं 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस, अब दूसरा वेक्टर, हाँ दूसरा वेक्टर है मेरे पास माइनस i
प्लस जे माइनस के, दोनों वेक्टर को अब हम जोड़ेंगे। तो देखो दोनों वेक्टर को जोड़ने पर 2i प्लस का और ये माइनस का, तो 2i में से आई गए, आई बचे, माइनस के जे और प्लस के जे ये तो कट गए, प्लस के 2k और माइनस के, मतलब 2k में से k जाएगा तो k बचा, ये बच गया हमारा a प्लस बी। अब तुम्हें मालूम है यूनिट वेक्टर निकालना है इसी की डायरेक्शन में। तो देखो क्वेश्चन ने हमसे कहा था यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में बोला था, a प्लस बी की डायरेक्शन में। तो देखो फॉर्मूला बनाना कितना आसान है, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो देखो उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया तुम्हारा नीचे, ठीक है। तो देखो a प्लस बी ये तो आ जाएगा ऊपर ही, हमने पहले निकाल रखा है, i प्लस के, आई प्लस के तो आ गया ऊपर, भाई यही तो करना था, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर होता है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। अब मैग्नीट्यूड नीचे बनाएंगे, देखो मैग्नीट्यूड बनाना आसान है, मैंने उस दिन बताया था, जो भी इनके स्केलर होते हैं उनके स्क्वायर का रूट। बताओ आई के साथ क्या दिखाई दे रहा है, वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस के साथ भी क्या दिखाई दे रहा है, वन, और वन का स्क्वायर भी कितना होएगा, वन, वन और वन दोनों मिलाकर कितने बनेंगे, √2। भाई दोनों को जोड़कर क्या आ जाएगा हमारे पास, √2, ठीक है, दोनों को जोड़कर आ जाएगा मेरे पास √2। अब दोनों के लिए एलसीएम अलग कर दो, ये √2 इसके साथ और ये √2 इसके साथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हमें एक वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन में होगा, 5i माइनस जे प्लस 2k। हमें एक वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट, और क्वेश्चन ने यह भी बताया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 यूनिट्स होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वर्ड पर अंडरलाइन कर लो, ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हमसे कह देता है ना कि इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कभी वो बोलेगा कि मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को तो भूल जाओ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड को तो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में भूल जाओ कि मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। पहले ये देखो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, इसकी डायरेक्शन में। बात ध्यान रखना, जब भी वो बोले कि इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उस वेक्टर को तो तुम बिल्कुल भूल जाया करो कि किसके मैग्नीट्यूड करना है, बस ये ध्यान रखो किसकी डायरेक्शन में निकालना है। क्वेश्चन जिसकी डायरेक्शन में हमें बोलेगा ना, उसी की डायरेक्शन में पहले तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन में वो हमसे कह रहा है उसकी डायरेक्शन में सबसे पहले तुम क्या निकाल दोगे, यूनिट वेक्टर। एक काम करो, इसको नेम तो दे नहीं रखा, तो अपनी तरफ से एक नेम दे देते हैं, ए वेक्टर। मतलब मैं पहले यूनिट वेक्टर निकालूंगा ए की डायरेक्शन में, पहले मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर निकालूंगा ए की डायरेक्शन में। और जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो मैं मालूम है फॉर्मूला कितना आसान होता है, देखो बोर्ड पे, यूनिट वेक्टर निकालना है वो भी ए की डायरेक्शन में। तो देखो कितना आसान है, ए वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर आता है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो देखो ए वेक्टर ऊपर तो आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k, और उसका मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, नीचे, तो नीचे लगा दो। मुझे बताओ 5 का स्क्वायर 25, जे के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, 1 का स्क्वायर 1, के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया पूरा रूट। यही तो होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जो भी स्केलर होते हैं उनके स्क्वायर का रूट, यही तो होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो देखो ये बनेगा तुम्हारा 30,
तो कुल मिलाकर ये बन गया 5i अपोन में √30, ये बन गया j अपोन में √30, और ये बन गया 2k अपोन में √30। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था चाहे वो कितना भी मैग्नीट्यूड बोले, इस क्वेश्चन में कितना मैग्नीट्यूड बोला था 8, तो मैग्नीट्यूड को तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में है भी, उसको तो भूल ही जाओ। अब जब यूनिट वेक्टर निकल आएगा ना, उसके बाद क्या करना है, उस यूनिट वेक्टर को, जो यूनिट वेक्टर तुमने निकाल के रखा है अब, उस यूनिट वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई दे देनी है जितना मैग्नीट्यूड उसने बोला था। कितना मैग्नीट्यूड बोला था 8, 8 से मल्टीप्लाई दे दो। तो यूनिट वेक्टर, सॉरी लिख देना रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो देखो रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए तुम्हें क्या कर देनी है, पूरे इस वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई दे देनी है 8 से। अगर क्वेश्चन हमसे कहता ना कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स हो, तो तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई दे देनी है 10 से। ठीक है, तो फिलहाल हम मल्टीप्लाई दे देंगे इसकी 8 से। तो देखो मैं सीधे ही कर रहा हूं, 8 की 5 से करेंगे 40, 40i अपोन में √30 माइनस जे की कितने से मल्टीप्लाई देंगे 8 से, ये बनेगा 8i अपोन में √30। 2k की भी किससे मल्टीप्लाई दे देंगे 8 से, तो ये बनेगा 16k अपोन में √30। ठीक है, ये सब हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11th, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो ध्यान रखना दो वेक्टर्स कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है। देखो एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर मुझे बताया गया है 2i, एक वेक्टर बता रखा है 2i माइनस 3j प्लस k, सॉरी फॉर दैट इट्स 4k, प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर बताया गया है -4i प्लस 6j माइनस 8k। क्या बताया गया था हमें, -8k। ठीक है, ध्यान रखना जहां पर भी आई जे के आ रहा है हर बार तुम्हें क्या लगानी है, हैट। मैं तो लगाता नहीं हूं, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन तुम्हें टेस्ट में और पेपर में प्रॉपर यहाँ पर हैट लगानी है, वरना मार्क्स गए समझो। ठीक है, तो देखो ये दो वेक्टर उन्होंने दिए थे और उन्होंने हमसे क्या कहा था कि क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। दोनों वेक्टर को आपस में क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब वैसे तो तुम्हें मालूम है, जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब है सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर है वो सारे पॉइंट्स किसी एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए, ये तो होता है लाइन के लिए। लेकिन अब हमारे पास है वेक्टर, तो ध्यान रखना वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं। ध्यान रखो दो वेक्टर तभी कोलिनियर होते हैं जब उनको एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जब उनको एक दूसरे की टर्म्स में लिखा जा सके। तो देखो कैसे, अभी समझ में नहीं आएगा, एक काम करो पहले इसको नेम दे दो ए वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में तो नेम दिया नहीं है, और इस वाले को नेम दे दो बी वेक्टर। मैंने दोनों वेक्टर को एक नेम दे दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब हमें किसी एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है ना, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज और ध्यान रखो, मैं 2 के साथ साथ माइनस भी कॉमन ले रहा हूं। हाँ कॉमन क्यों ले रहे हैं माइनस भी, अभी पता चल जाएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखो मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया। मुझे बताओ जब मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया है तो माइनस तो गया बाहर, यहां से बचेगा 2i। देखो माइनस तो बाहर चला गया और 2i आ गया, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं। माइनस का बन गया प्लस। अब मुझे बताओ ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। 6 में से 2 कॉमन लिया है 3j, यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया और 8 में से 2 कॉमन ले लिया, प्लस का
4k, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। 2y माइनस का 3j और प्लस का 4k। अब मुझे बताओ इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जरा ध्यान से देखो, सेम है ना। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इस वेक्टर की जगह में क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। तो देखो मैंने एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मेरा कहने का मतलब ये था। अब देखो यहां पर तो हमने कन्वर्ट कर दिया, कोलिनियर प्रूफ हो गया। बाई चांस कुछ भी कॉमन लो, प्रूफ नहीं हो पाता है। तुम कुछ भी कॉमन लो, कोई सा भी माइनस कॉमन लो, कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। तो ध्यान रखना जब कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो वो पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं माने जाएंगे। इस समय ये कोलिनियर है, तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर बोलो या कोलिनियर बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ अंडरलाइन कर लो इस पर, ये नई चीज आ गई है। हालांकि ये नया कुछ नहीं है, अभी तुम्हें पता नहीं है, पुरानी ही चीज है, ये हमने कर भी ली है, तुम्हें पता ही नहीं चला। डायरेक्शन कोसाइन मैंने करा भी दी है इस चैप्टर में, अभी तुम्हें पता है इसी एक्सरसाइज में कराएं। अभी बताता हूँ। पहले तो डायरेक्शन कोसाइन पे अंडरलाइन कर लो। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, ध्यान रखना, अगर वो हमसे बोलेगा ना डायरेक्शन कोसाइन निकालो, और जिसके डायरेक्शन कोसाइन वो बोले हमसे, ध्यान रखो, अगर वो कहता है हमसे डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो जिसके डायरेक्शन कोसाइन वो बोल रहा है, पहले उसी डायरेक्शन में क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर। उसी डायरेक्शन में तुम क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, एम से और एन से। ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं, 4 नहीं होते। एल एम एन। तो पहले ध्यान रखो, जब भी वो बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन, तो तुम क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो फिर बताता हूं। और यूनिट वेक्टर तुम्हें मालूम है, जब भी वो बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन, तो तुम कौन सा वेक्टर निकालोगे सबसे पहले, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं पहले। वैसे तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का कई तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो देखो, वेक्टर हमें दे रखा है, इसका नाम तो दे नहीं रखा, मैंने इसको नेम दे दिया ए वेक्टर। और ये मुझे बताया गया है आई प्लस 2j प्लस 3k। तो मैं पहले क्या निकालने वाला हूं, यूनिट वेक्टर। तो तुम्हें मालूम है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। उसका मैग्नीट्यूड कहाँ आता है, नीचे आता है। अब देखो वेक्टर तो डाल दो ऊपर, आई प्लस 2j प्लस 3k, और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। मुझे बताओ आई के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 3, 3 का स्क्वायर नीचे 9। हाँ तीनों को ऐड करेंगे, तो मैं मालूम है 4 और 1 5 और 9 14। क्यों ना मैं इनको सेपरेट कर दूं, 14 14 प्लस 3 के अपॉन में रूट 14। ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत आसान है। यूनिट वेक्टर बन गया, समझो डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं। बस थोड़ा सा काम और करना है। ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइंस अगर वो बोले तो पहले तो लिखो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस। मैं डीसी से शो करता हूं डायरेक्शन कोसाइंस को। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आ गए, लिखो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू। डायरेक्शन कोसाइन मैंने लिख दी है एल एम एन। अब देखते हैं क्या क्या है। ध्यान रखना यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना, ये है स्केलर। ये पूरा यूनिट वेक्टर था, ये पूरा क्या था, यूनिट वेक्टर था। और यूनिट वेक्टर के जो साथ में लगे हुए हैं ये क्या माने जाते हैं, स्केलर। और यूनिट वेक्टर के क्या, किसी के भी साथ ये लगे हुए होते हैं, जैसे 2i 3j प्लस 4k वगैरह, ये इनके क्या होते हैं, नंबर्स वाली डिजिट क्या होती हैं, स्केलर्स। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर के स्केलर्स को ही डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। यानी कि एल आ गया 1/14।
m आ गया 2/14 और n आ गया 3/√14। जब भी वो बोले डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकालते ही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, बस वहां से हमें नोट करना होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर joining the points A and B। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने उस वेक्टर के, देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने जो इन दोनों पॉइंटों से ज्वाइन करने पर बनता है। और पॉइंट हमें दे रखे हैं, ए पॉइंट हमें दे रखा है 1 2 -3 और बी पॉइंट दिया गया है -1 -2 और 1। उन्होंने कहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालो उस वेक्टर के जो इन दोनों से ज्वाइन करने पर बनता है। तो मैं मालूम ही है इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा वो तो ये बनेगा ए टू बी। देख लो इसमें लिखा हुआ है बुक में डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन कहां से है, ए से बी की तरफ। देखो ध्यान रखना इस चीज का, ये छोटी सी चीज गलती करवा देगी। अगर वो हमसे कह देता ना डायरेक्टेड है बी टू ए, तो मैं ज्वाइन होने वाला वेक्टर ए बी नहीं बनाता, फिर मैं ज्वाइनिंग वेक्टर बनाता बी ए। तो मैं मालूम है इसका फॉर्मूला बड़ा अलग होता है। अगर ए बी बनाना है तो पहले जो बाद में होता है वो पहले आता है, ओ बी वेक्टर पहले आएगा और ए वेक्टर बाद में आएगा। अगर डायरेक्शन होती बी टू ए, तो देखो बी टू ए में ए वाला वेक्टर पहले आता और बी वाला वेक्टर बाद में आता। तो ध्यान रखना डायरेक्शन पे ये जो वर्ड लिखा होता है ना डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो इसको थोड़ा ध्यान से करे करो। ए टू बी है इसलिए मैंने ए बी बनाया है, क्योंकि फॉर्मूला भी फिर हम उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब मैंने फॉर्मूला तो बना ही लिया है, अब तुम्हें मालूम है पॉइंट दे रखे हैं, इनसे वेक्टर बनाना बहुत आसान है। ए से बन जाएगा ओ ए, देखो कितना आसान होता है। 1 का मतलब आई, 2 का मतलब 2 जे, जे लगा दिया उसके साथ, 3 का मतलब 3 के लगा दिया उसके साथ। अब इधर ओ भी वेक्टर बना लेते हैं। -1 का मतलब -आई, -2 का मतलब -2 जे, 1 का मतलब के, उसके साथ बस हमने क्या लगा दिया है, के अटैच कर दिया है। अब बस इधर माइनस कर देना है हमें। देखो पहले डाल देते हैं ओ भी वेक्टर, वो रहा -i -2j प्लस के। इस वेक्टर में से माइनस करना है ये वाला वेक्टर i +2j -3k। ये दो वेक्टर हमें क्या कर देने, माइनस। तो देखो माइनस करेंगे, पहले एक काम करता हूं मैं माइनस खोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं यही की यही खोल रहा हूं। तो मैं मालूम है जैसे ही मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा साइन बदल जाएंगे। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई देते सारे साइन बदल गए। देखो आई हो गया माइनस का, प्लस का 2j था ये भी हो गया माइनस का, माइनस का 3k था ये भी हो गया प्लस का। हाँ इसका ब्रैकेट खोल लो। अब देखते हैं क्या क्या है, मुझे बताओ माइनस का आई और माइनस का आई, माइनस आई हो जाएगा माइनस के 2i, -2j ये भी हो जाएगा माइनस का 4j, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, प्लस का k प्लस का 3k, कितने के हो गए 4k। इसका मतलब ए बी वेक्टर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ए बी वेक्टर नहीं बोला था, उसने कहा था डायरेक्शन कोसाइन निकालने उस वेक्टर के जो इन दोनों से ज्वाइन होने पर बन रहा है। तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने, ये जो निकल कर आया है इस वेक्टर के क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और मैंने बताया था जिस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं उसका तुम कौन सा वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर के तुम्हें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन, जिस वेक्टर के तुम्हें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन, उस वेक्टर का तुम क्या निकालोगे सबसे पहले, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं और यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। तो देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। यूनिट वेक्टर मैं निकाल रहा हूं ए बी की डायरेक्शन में, तो देखो जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर आता है ऊपर, वो वेक्टर तो आ जाता है ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड आता है नीचे, ये आ गया। अब ऊपर तो डाल देते हैं वेक्टर, देखो वेक्टर ये रहा 2i -4j
प्लस 4k। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड नीचे, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। हाँ, तीनों को ऐड करेंगे तो देखो, तीनों को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 36, है ना। तीनों को ऐड करने पर मिल रहा है 36, और 36 का स्क्वायर रूट तुम्हें मालूम ही होगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। 36 का स्क्वायर रूट कितना डाल देंगे हम, 6। तो मैं हाथ क्या सेपरेट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 4j अपॉन में 6, 4k अपॉन में 6। जब भी कटे तो थोड़ा सा काट दिया करो। देखो, ये कट गया, i अपॉन में 3 रह गया, ये भी कट गया, 2i अपॉन में 3 रह गया, ये भी कट गया, 2k अपॉन में 3 रह गया। अब तो मैं मालूम है डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत आसान है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है ये यूनिट वेक्टर के स्केलर। ठीक है, तो सारे स्केलर उठा लो। एल आ गया -1 अपॉन में 3, साइन के साथ लिया करो। अगर कोई साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव तो साइन के साथ लेना है। एम आ गया -2/3, और एन आ गया 2/3। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 पर टिक कर लो। कई बार आ चुका है अब तक 1 नंबर में। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन अब तक कई बार पूछा जा चुका है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, काफी आसान भी होता है ये क्वेश्चन, काफी आसान भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14, शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के, वेक्टर है हमारा i प्लस जे प्लस के, is equally inclined to the axis, is equally inclined to the axis। ये इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है एक्सिस पर, वर्ड अंडरलाइन कर लो, इक्वली इंक्लाइंड। ध्यान रखना, जब भी वो बोलेगा ना इक्वली इंक्लाइंड शो करना है हमें, जब भी वो हमसे बोलेगा इक्वली इंक्लाइंड शो करना है, तो इसका मतलब है तीनों डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है। तीनों डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल। और वो तो अपने आप ही आ जाएंगे, बस हमें निकालने हैं। निकालते के साथ ही वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो वेक्टर दे रखा था i प्लस जे, और तुम्हें मालूम है इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन इक्वल दिखाने हैं, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तुम्हें मालूम है क्या निकालना पड़ता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, एक काम करो इसको नेम दे दो ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं ए की डायरेक्शन में, तो जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। जिसकी डायरेक्शन में निकालते हैं वो वेक्टर तो आता है ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड आता है नीचे। देखो ए वेक्टर तो आ गया ऊपर, i प्लस जे प्लस के, और मैग्नीट्यूड आएगा नीचे। मुझे बताओ, i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, k के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1। मैग्नीट्यूड यही तो होता है। हाँ, तीनों के 1 को ऐड करेंगे, बताओ √3 बनेगा ना। 1 1 1, तीनों को ऐड करेंगे √3। तो मैं हाथ क्या तीनों को अलग कर रहा हूं, इधर भी √3, इधर भी √3, और इसके साथ भी √3। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कह रहा था डायरेक्शन कोसाइंस, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन यही तो है। ये तीनों क्या निकल के आ रहे हैं, मुझे बताओ तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या दिखाई दे रहे हैं, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है ना, तो लिख दो, लिखो सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल, since direction cosines are equal, therefore equally inclined to the axis, therefore equally inclined to the axis। इसका मतलब वो equally inclined करेंगे।